वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आपका मैं बता दूं कि हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 की सीरीज़ में अब हम अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ चुके हैं। दोस्तों, हमारे जो कोर्स ओवरव्यू के जितने भी टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक था वो था अनुच्छेद और निबंध लेखन, और हमारा आज का टॉपिक है डायरी लेखन, विज्ञापन और प्रतिवेदन। दोस्तों, इन तीनों टॉपिक्स को हमने एक ही में ले लिया क्योंकि ये शॉर्ट में हमें कंप्लीट करना है, इसे समझना है। शॉर्ट का अर्थ है कि इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए बेसिक तरीके से हम इसे कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने तीनों टॉपिक्स को एक साथ ले लिया है। इसीलिए अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, 1 मिनट का पॉज लेके आप पहले डायरी लेखन कंप्लीट कर लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा, फिर विज्ञापन और फिर प्रतिवेदन। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी उन्हें ज़रूर देख लें, ताकि आपको आगे बढ़ने में, पिछले नॉलेज को गेन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो फर्स्ट टॉपिक है डायरी लेखन, दोस्तों नाम से ही आप देख रहे हैं डायरी लेखन। आप में से कई लोग होंगे ऐसे दोस्तों जो अपनी डायरीज को ज़रूर मेंटेन करते हैं या वो डायरी लिखते होंगे। जैसे मैं ये बता दूं कि डायरी लिखना बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन हम में से कई लोग तो मोबाइल्स में ही अपनी जो दिनचर्या है उन चीज़ों को देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि हम लोग डायरी लिखने में कोई अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन जबकि अगर आप देखें हमारी दिनचर्या में अगर हम डायरी को इन्वॉल्व करते हैं, लिखने को इन्वॉल्व करते हैं, तो अपने बहुत सारे जो टेंशन हैं उससे स्ट्रेस आउट होते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को डायरी में लिखते हैं। कई लोग तो अपनी दिनचर्या लिखते हैं, कई लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, इसीलिए कई लोग डायरी को अपना फ्रेंड भी मानते हैं। तो पहले हम डायरी के बारे में समझ लेते हैं। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, डायरी को हम प्रतिदिन लिखते हैं, ये नहीं कि किसी एक दिन लिख दिया। हाँ, जो लोग अपनी फीलिंग शेयर करते हैं वो, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो हर दिन लिखें, वो एक दिन छोड़ के लिख सकते हैं, 2 दिन छोड़ के लिख सकते हैं। हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा, उसे हम डायरी में लिखते हैं। जैसे दोस्तों कई लोग तो रात में डायरी लिखते हैं, तो वो मेंटेन करते हैं हर दिन। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पापा खुद वो हर दिन की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है रात में जब सोते हैं, सोने से पहले डायरी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी कभी ना कभी डायरीज को मेंटेन करते हैं। इसके उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहला उद्देश्य हो सकता है कि व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने या व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख लेता है। इसलिए यह सही अर्थ में सच्चे मित्र, मतलब कि मैंने आपसे पहले कहा, फ्रेंड्स की तरह होता है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना देते हैं। दोस्तों, वो बातें जो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, किसी व्यक्ति की जिस पे हम प्रतिक्रिया नहीं चाहते, रिएक्शन नहीं चाहते, उसे हम डायरी में लिख देते हैं। इसलिए हम उसे फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं, वो चुपचाप सुनती है, वो हमारी बातों को जानती है। तो इस प्रकार से हम, ये डायरी का एक उद्देश्य है। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं और अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा अभी आपको कहा, बहुत पहले की घटना है, जो हम जब हम बच्चे थे, अगर तब से अगर हमारे पापा डायरी मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, तो अगर हम वो डायरी अपने पापा की देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा हम लोग बचपन में क्या क्या चीज़ें करते थे, कैसे कैसे नटखट हरकतें करते थे, क्या क्या करते थे। खट्टी मीठी यादें, हमेशा तो पल एक जैसा होता नहीं है, ऊंच नीच होता रहता है, कभी बुरी यादें कभी अच्छी यादें। तो ये सब सुनते तो हम अतीत में चल जाते हैं, पास्ट में चल जाते हैं, और उसे सोच कर हमारे मन में एक अजीब ही फीलिंग्स आती है। तो उस अवसर को, उस याद को हम ताज़ा करते हैं। जिस प्रकार से हम फोटो को देखकर करते हैं ना, उसी प्रकार से हम डायरी देखकर करते हैं, जैसे हम अभी भी करते हैं पापा की डायरीज देखकर। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप में से कई लोग करें ये, तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तीसरा हमारा उद्देश्य है दोस्तों, कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों और दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े जो होते हैं व्यक्तित्व, जैसे कि पर्सनालिटीज़, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो जो उनकी जो बड़ी जो डायरीज होती हैं, जो वो लोग लिखते हैं, वो ऑटोबायोग्राफीज भी बन जाती हैं, जिसमें वो अपने संघर्ष के बारे में लिखते हैं, उन्होंने कैसे फर्स्ट से लेकर अष्ट तक की अपनी जर्नी को पूरा किया। तो जब हम वो देखते हैं तो उससे हमें उनकी दिनचर्या के बारे में पता चलता है, अनुभवों के बारे में पता चलता है, और उनके स्ट्रगल के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है। अब है दोस्तों, डायरी लिखते समय हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको देखिए, पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें। देखिए, तिथि, दिन और लिखने का समय, ये चीज़ें आपको डायरी में डालनी होती है। ये हमारा जो फॉर्मेट है, रिसेंट फॉर्मेट, उसके हिसाब से है। फिर सोने जाने से पहले लिखें, ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पापा सोने से पहले लिखते हैं डायरीज, क्योंकि सुबह की सारी घटनाएं उसमें इंक्लूड हो जाती हैं।
डायरी के अंत में हस्ताक्षर अपना लिखेंगे नाम के साथ, ठीक है। फिर डायरी लिखते समय सरल भाषा और स्पष्ट, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं एक फ्रेंड की तरह डायरी को, तो आपको आपकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। ऑब्वियसली छोटी सी डायरी होती है आपकी कई बार, जो आप अपनी पूरी डे टू डे रूटीन लिखते हैं उस जिसमें, तो उसको आपको 10 लाइन 5 लाइन इसमें करना होता है। कई लोग बड़ी डायरीज मेंटेन करते हैं, तो छोटे में शॉर्ट में निपटाना है। अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना चाहिए। स्थान और तिथि, आप कहाँ से हैं, कहाँ के हैं, और डेट, कौन सी डेट में लिख रहे हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव, निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। फिर आप क्या समझते हैं, क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें आप डायरी में लिख सकते हैं। एक होती है दोस्तों, ये सिंपल चीज़ें होती हैं जो आपको यूज़ करना है। अब एक डायरी का उदाहरण जैसे मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, देखिए यहाँ पर है रेल यात्रा के दौरान हुए पॉकेटमारी से हुई परेशानी। देखिए ये आपकी डे टू डे लाइफ का नहीं है, ये हमने किसी ने अपनी कोई डायरी मेंटेन किया है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कोई घटना हुई और उसे उसने अपने अनुभव अपनी डायरी में लिख दिया। तो सबसे पहले हमने ऊपर लिखा डेट, देखिए 27 अगस्त 2019, फिर समय रात्रि 9 बजे, और फिर डायरी को संबोधित किया हमने प्रिय डायरी या डियर डायरी करके। रेल यात्रा का सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। रेल यात्रा दोस्तों हम जब भी करते हैं हमें बहुत उत्साह रहता है, हमें बहुत इंतुजियाज्म रहता है, लेकिन यहाँ ये जो व्यक्ति है वो ये लिख रहा है, शुरुआती उसने ऐसा किया है कि सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया जब हम कानपुर से मैंने अपनी कटी हुई जेब देखी। पटना से चलते समय तक तो मेरे सारे रुपए महफूज थे, मुझे लगता था कि मुगल सराय से इलाहाबाद के बीच अतिशय भीड़ भाड़ में ही मेरी पॉकेटमारी हुई। 5,000 मासिक वेतन कमाने वाले के लिए 2,000 रुपये निकल जाना कितना दुखदायी होता है, यह मुझसे ज़्यादा कौन अनुभव कर सकता है। लौटती बार माता जी के लिए दवा भी लानी थी, समझ में नहीं आता अब इसका बंदोबस्त कैसे हो पाएगा। अब तो मुझे हर यात्री पॉकेट मार ही नजर आता है। अंकुर शर्मा, ये कोई अंकुर शर्मा है जिन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया और ये किसी से शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि पॉकेट मारी हो गई उनके साथ, जो है उनका जो पॉकेट है वो किसी ने चुरा लिया। 5,000 रुपये वो कमाते हैं और 2,000 रुपये निकल गए, जबकि उन्हें लौटते हुए अपनी माता के लिए दवा भी लानी थी। तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक डायरी के माध्यम से शेयर किया। तो इसी प्रकार से दोस्तों डायरी लिखी जाती है। बहुत ही ईजी फॉर्मेट है, बहुत ही ईजी तरीका है, बस आपको अपनी बातों को, अपनी भाषा को सरल रखना है। तो ये तो था दोस्तों हमारा डायरी लेखन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विज्ञापन। तो विज्ञापन को आप देखिए तो क्या है विज्ञापन आपका, विज्ञापन हम क्या कहेंगे इसको, ये आपको समझना है। तो दोस्तों विज्ञापन जैसा हम कहते हैं, कई बार हम इसे नोटिफिकेशंस के तौर पे भी लेते हैं, लेकिन नहीं, विज्ञापन का अर्थ है ये, इसे अब आप ये मत समझिएगा कि ये विज्ञापन है तो ये साइंस से रिलेटेड होगा, विज्ञान से रिलेटेड होगा। बहुत ही आकर्षक चीज़ होती है, बहुत ही आसान और समझने लायक चीज़ होती है। इसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। इसके थ्रू हम विशेष जानकारियों को देते हैं कि या किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में जब हमें कोई चीज़ बतानी होती है तो उसे हम रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापन के थ्रू पेश करते हैं, और इसी को हम विज्ञापन लेखन कहते हैं। विज्ञापन में देखिए आप प्रति शब्द या प्रति पंक्ति आप कह सकते हैं हमें पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए यह छोटे और आकर्षक होते हैं। दोस्तों कई बार तो आप अपने हिसाब से विज्ञापन बना लेते हैं। अगर आपको आइडियाज़ हैं कंप्यूटर में कैसे हमें टेक्नोलॉजिकली हमें उसको, टेक्नोलॉजी का अगर आइडिया है तो आप तो कर लेंगे, लेकिन जहाँ आपको आइडिया नहीं है वहाँ आप बाहर से बनवाते हैं तो आपको प्रति शब्द या प्रति पंक्ति पैसे देने पड़ते हैं कुछ, क्योंकि हमें आकर्षक चाहिए। तो ये छोटे भी होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। अब अगर देख लें विज्ञापन जिसे हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो हम देख लें कि क्यों हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो पहला उद्देश्य आप देखिए कि मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के समूह पर किसी वस्तु या सेवा की विशेषता की छाप छोड़ना। उसी वस्तु या सेवाओं के निर्माता या प्रदाताओं को फायदा पहुंचे, जिसके कारण फायदा पहुंचता है। विज्ञापन के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, उसके प्रकार पर निर्भर करता है। देखिए सबसे पहली बात, जब हमने जाना कि विज्ञापन बहुत ही रोचक होता है, आकर्षक होता है, तो हमें अब उस विज्ञापन के थ्रू जिस वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं हम या जिस वस्तु को हमें बेचना है या जिस चीज़ को प्रेजेंट करना है उसको हम आकर्षक वे में प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो सेवा ले रहे हैं उसका उनका फ़ायदा हो सके, है ना। अन्य उद्देश्य भी होते हैं जो कि विज्ञापन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो चलिए हम विज्ञापन देख लेते हैं किन किन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि विज्ञापन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रकारों को आपके सामने प्रेजेंट किया है। जैसे सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट है वो है स्थानीय, मतलब कि लोकल एडवर्टीजमेंट।
क्या होता है, कंपनियां खासकर स्थानीय क्षेत्र में अपने उत्पाद के विषय में लोगों को बताने के लिए स्थानीय विज्ञापन की मदद लेते हैं। तो मुख्य रूप से छोटे उत्पाद या ब्रांड होते हैं जो अपने स्थानीय क्षेत्र में ही अपना उत्पाद बेचते हैं। जैसे कि ये जो ब्रांड होते हैं वो उनका विज्ञापन का प्रसारण जो होता है स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क पर बैनर, पोस्टर और स्लाइड के माध्यम से होता है। जब हम लोकली करते हैं ना, अपने क्षेत्र में किसी चीज़ का विस्तार करते हैं, जैसे हमें अब कोई टीवी का एडवर्टीजमेंट करना है या कोई रेडियो या किसी और चीज़ का या अपनी ब्रांड का, किसी कंपनी कोई किसी ब्रांड का करना है विस्तार, तो हम उसे रेडियो, टीवी, लेटर कह सकते हैं या समाचार पत्र कह सकते हैं, इसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। सेकेंड जो हमारा होता है, जो थोड़े ज़्यादा बड़े लेवल का होता है, वो होता है राष्ट्रीय विज्ञापन, नेशनल एडवर्टीजमेंट। देखिए, वो भी कंपनियां देती हैं, सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन ये वो कंपनियां होती हैं जैसे BSNL या ये सब जो राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, MTNL, ये जो होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां होती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने MI इंडिया दिया है। भारतीय निर्मित मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन खासकर भारतीय स्तर पर करते हैं क्योंकि उस उत्पाद के ग्राहक मात्र भारत में हैं। ऐसे विज्ञापन के और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट, टेलीविजन, खाद्य उत्पादों के ब्रांड, अन्य सेवाएं जो सिर्फ देश मात्र के लिए हैं। ये सिर्फ देश से रिलेटेड, किसी विदेशी कंपनी का आपको प्रचार नहीं करेगी, प्रचार प्रसार नहीं करेगी। जो आपकी भारत में बनी है, आपके भारत का ब्रांड है, वही आपकी कंपनियां ये प्रचार प्रसार करती हैं। थर्ड है दोस्तों वर्गीकृत, मतलब कि क्लासिफाइज, जो कि दोस्तों बहुत आता है आपके न्यूज़पेपर्स में, अक्सर सैटरडे या संडे को आता ही है। वर्गीकृत विज्ञापन मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए कई माध्यम से दिया जाता है। आज के आधुनिक युग में आप देखिए OLX.in या Quikr.in, ये जो वेबसाइट है इस पर ऑनलाइन क्लासिफाइड एड्स होते हैं। ये हम सभी जानते हैं। OLX पे हम पुरानी वस्तुओं को बेच देते हैं, क्विकर पे पुरानी वस्तुओं को बेचते हैं, और हमेशा हाँ ऑब्वियसली सेकेंड हैंड चीज़ें लेते हैं। रेयरली होता होगा कि हमें फर्स्ट हैंड चीज़ें मिले। हालांकि ये सब आप देखिए आज भी पारंपरिक वर्गीकृत विज्ञापन के माध्यम, जैसे अखबार, पत्रिकाओं में ये दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए रोजगार, वैवाहिक, पुराने सामानों की बिक्री, किराए के लिए घर आदि विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे कहा, सैटरडे संडे हमेशा क्लासिफाइज, वर वधु, ये सब अक्सर आपका आता है। वैवाहिक, रोजगार हमेशा आपका क्लासिफाइड्स में आता है। पुराने सामानों की बिक्री, किराए के घर या घर बेचना, ये सब आपका हमेशा पेपर्स में, आपको समाचार पत्रों में देखने को मिलता होगा। इसी को हम क्लासिफाइड एड्स कहते हैं या फिर वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट मतलब कि औद्योगिक विज्ञापन, ये खासकर एक विशेष समूह के उपभोक्ताओं, मतलब कि जो उपभोग करते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए होते हैं। कोई फॉर्म या फैक्ट्री के लिए छोटे बड़े उपकरण, कच्चा माल आदि, इस प्रकार के विज्ञापन जो हैं वो सामान्य लोगों के लिए नहीं होते, ये विशेष प्रकार के लिए हैं। औद्योगिक तरीके से वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो कच्चा माल, छोटे बड़े उपकरण, इन सब के लिए वो विज्ञापन देते हैं कि हमें जिनको ये यूज़ करना है। ये सामान्य लोग नहीं करते, हर कोई ये नई चीज़ें देख सकता, नहीं ये समझ सकता है। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन मतलब जिसमें हमारे NGOs अक्सर आते हैं, पब्लिक वेलफेयर एडवर्टीजमेंट, तो ये जन लोगों के हित के लिए होता है, जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं। इसमें आप खास कर देखिए सरकारी और NGO संस्थानों द्वारा लोगों को जागरूकता देने के लिए होते हैं। जैसे जन कल्याण संबंधी विज्ञापन तो स्वयं समाचार पत्र या वेबसाइट स्वयं प्रकाशित करते हैं जो पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। ये NGOs या सरकारी संस्थाएं ही करती हैं। फिर उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि है आपका शिक्षा से जुड़े विज्ञापन, रक्तदान पर जागरूकता आदि। ये सारी जो आपकी जो एड्स होते हैं वो आपके पब्लिक वेलफेयर जो एडवर्टीजमेंट है उसमें आते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है सूचनाप्रद या इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट। इसमें मुख्य रूप से किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें कई प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं, जैसे कि आप जानते हैं किसी शिक्षा संस्थान में नाम लिखने की सूचना, या सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता से जुड़ी सूचना, या यातायात सुरक्षा, या फिर वन्य प्राणी सुरक्षा से जुड़े विज्ञापन। बहुत सारे इसमें विज्ञापन आपके वैरायटीज़ के साथ इसमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब सिर्फ सूचना देने योग्य ये विज्ञापन होते हैं। अब है हमारा कि हम विज्ञापन लेखन कैसे करें, किस प्रकार से हमें करना है। तो सबसे पहले हमें विज्ञापन लिखते समय जरूरी जानकारी, जो कि हमारा हर एक जो कंटेंट है, टॉपिक का जो महत्वपूर्ण हेडिंग है, कि हमें ज़रूरी जानकारी लेके रखनी है, वरना हमें अगर जानकारी ही नहीं हमें है तो फिर हम लिखेंगे क्या या क्या देंगे। विज्ञापन को लिखते समय हमें कम शब्दों को उपयोग में लाना है और प्रभावशाली तरीके से। दोस्तों आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली अनुच्छेद या फिर विज्ञापन या फिर डायरी, या फिर हम आगे भी पढ़ेंगे प्रतिवेदन, रिपोर्ट, इन सब में हमें कम शब्दों को प्रयोग में लाना है लेकिन प्रभावशाली ढंग से। सबसे पहले एक आकर्षक बॉक्स बनाएं और उसमें ही विज्ञापन को प्रदर्शित करें। विज्ञापन की शुरुआत में कुछ आकर्षक शब्दों का उपयोग करें, जैसे खुशखबरी या आकर्षक
छूट, आकर्षक छूट, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कई बार लोग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, कई बार लोग बिना बॉक्स के भी कर लेते हैं। अगर आप बॉक्स में प्रेजेंट करते हैं प्रभावशाली ढंग से करें और उसे अच्छे इफेक्टिव वर्ड्स के साथ, जैसे मैंने अभी वहाँ पे बताया आकर्षक छूट या खुशखबरी, इस प्रकार से। बनाए हुए बॉक्स के बाईं ओर वस्तुओं या सेवाओं के गुणों को लिखना चाहिए, शॉर्ट वर्ड्स में, स्मॉल कम वर्ड्स में, संक्षेप में, ब्रीफिंग में आपको उसकी गुणों को देखना है। बाईं ओर लेफ्ट साइड में आप लिखते हैं ना, आपका ज़्यादा प्रभावशाली बनता है। दाहिनी तरफ एक आकर्षक चित्र का उपयोग करें। अक्सर लेफ्ट में हम लिखते हैं, आप जानते हैं, और राइट में हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, जो भी आपका चित्र है, क्योंकि हम लेफ्ट से ही लिखते हैं, हम लोग हिंदी भाषा भी लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखते हैं। विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए आकर्षक छूट या सेल जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि एक बढ़िया विकल्प है, जैसा भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। विज्ञापन को बेहतरीन बनाने के लिए आकर्षक रंगों का उपयोग किया जा सकता है। जब हम बॉक्स में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिए, जैसे मैंने अपने स्लाइड्स में डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, ताकि हमारा जो लेक्चर है मोनोटोनस ना हो और बीच बीच में हम आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटकर भी कुछ ना कुछ आपके साथ मजाक कर लेते हैं। तो ये होता है दोस्तों आकर्षक ढंग किसी भी विज्ञापन को प्रेजेंट करने का। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन आपको 50 शब्दों में लिखना है। दोस्तों स्कूल या कॉलेज लेवल पे आपको शब्द सीमा दी जाती है। मेन डिस्क्रिप्टिव में आपको कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कम शब्दों में ही आपको यूज़ करना है, आपको शब्द सीमा मिलती ही है ज़्यादातर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने कैसे बॉक्स में इसको प्रेजेंट किया है आपके सामने। मैंने फिर कहा कई लोग बिना बॉक्स के भी प्रेजेंट करते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जैसे दीपावली मेला कहा, दीपावली मेला देखिए, शुरुआत की मौका, मौका देखिए, लेफ्ट में हमने अपनी इंपॉर्टेंट बात लिख दी, कीमत बाजार से बेहद कम, जल्दी आए जल्दी पाएं। देखिए ये हैं आपके इफेक्टिव वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की। फिर कुछ शब्दों में आपको 50 शब्दों में देखिए आपने ये लिख दिया, पावन दिवाली के त्योहार पर आइए एमसीडी विद्यालय और ले जाइए रंग बिरंगे आकर्षक हस्त निर्मित टिकाऊ एवं उपयोगी सामान। सजाइए सजाइए अपने घरों को हस्त निर्मित दियों और मोमबत्तियों से। सभी सामान हमारे छात्रों ने बनाया, आइए और उनका उत्साह बढ़ाइए। फिर स्थान हमने डाल दिया, स्थान एमसीडी विद्यालय द्वारिका नई दिल्ली, क्योंकि हम स्थान नहीं डालेंगे तो लोग आएंगे कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे। कितने अच्छे ढंग से, सुसज्जित ढंग से और डेकोरेटिव वे में हमने अपने विज्ञापन को प्रेजेंट कर दिया। तो ये होता है दोस्तों विज्ञापन। हम तो आपको यही बोलेंगे, अगर आप खाली हैं तो आप ज़रूर आज एक ना एक हफ्ते का शेड्यूल लीजिए। एक दिन आप निबंध लिख लीजिए, एक दिन अनुच्छेद लिख लीजिए, एक दिन विज्ञापन बना लीजिए, एक दिन आप पत्र लिख लीजिए, एक दिन आप नोटिस लिख लीजिए। इस तरह से एक दिन डायरी लिख लीजिए। डायरी तो आप हर दिन लिख सकते हैं। तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आपको लगेगा, और आपको अपनी लाइफ में ये जो आपका जो वक्त चल रहा है लॉकडाउन वाला, कोरोना वक्त, कुछ एक न्यू चेंजेस आप लेकर आएंगे। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है दोस्तों, हमारा आज के इस टॉपिक में है प्रतिवेदन, अर्थात रिपोर्ट इंग्लिश में हम रिपोर्ट कहते हैं। तो भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को हम प्रतिवेदन कहते हैं। कंटिन्यूअसली दोस्तों जो हम डायरी, विज्ञापन या रिपोर्ट में देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि हम क्रमबद्ध तरीका इसे ज़रूर यूज़ में ला रहे हैं, मतलब सिस्टमैटिक वे में, और संक्षिप्त मतलब कि शॉर्ट वे में हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी घटना, भूत या वर्तमान की। रिपोर्ट में पास्ट की भी आ जाएगी आपकी और प्रेजेंट की भी, जैसे डायरी में भी आती है। दूसरे शब्दों में वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। दोस्तों रिपोर्ट जैसे हम बोलचाल की भाषा में रपट कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, लोग बोली में अपनी रपट भी कहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है, इसमें जो बहुत ध्यान देने योग्य बात होती है वो ये होती है कि इस पे हम डीप अपना नॉलेज रखते हैं, उसे हम देखते हैं, उसे हम फेस करते हैं, और उन्हीं बातों को हम उसकी छानबीन करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर ही अपनी रिपोर्ट में डालते हैं। वो होता है आपका रिपोर्ट। अति संक्षिप्त किंतु काफ़ी सारगर्भित, मतलब कि अर्थपूर्ण होता है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी में मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है, क्या कार्य हुआ, क्या हो रहा है। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी सुशांत केस चल रहा है, एवरीडे रिपोर्ट आ रही है उसकी। ये सारे जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं ये रिपोर्ट ही तो प्रेजेंट करते हैं, पूरी सारी जानकारी लेकर। आप देख रहे हैं कोरोना का अपडेट, ये भी आपकी रिपोर्ट है। हमेशा जब भी लोग संवाददाता बोलते हैं, वो बोलते हैं इस पर बनी एक रिपोर्ट पेश है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर दिन की स्थिति देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रोग्रेस नहीं हुई है, फिर उसे वो रिपोर्ट में इन्वॉल्व करते हैं। प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है, जैसा कि हमने देखा, किसी घटना अथवा दुर्घटना का रिपोर्ट, विवरण, रिपोर्ट या प्रतिवेदन है।
विवरण है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी हम प्रतिवेदन कहते हैं। अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि से संबंधित तथ्यों का प्रामाणिक और निष्पक्ष विवरण होता है। कोई पार्शियलिटी नहीं, जो आपने देखा, जो आपने समझा, उस पर इंफॉर्मेशन ली और आपने प्रेजेंट कर दिया। संक्षिप्तता और स्पष्टता इसके गुण है। ब्रीफिंग एंड क्लैरिटी, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर है, इसको लिखते समय में कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना है। ये संक्षिप्त हो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। घटना या किसी कार्यवाही की मुख्य बातें इसमें हो, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा। भाषा सरल और स्पष्ट हो, बिल्कुल। विवरण क्रमिक रूप, मतलब कि ऑर्डरली हो, सीरियली वाइज हो। ये नहीं कि आपने जो पहले हुआ उसे लास्ट में लिख दिया, जो बीच में होना चाहिए वो फर्स्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए। पुनरुक्ति दोष नहीं हो, या एक बात को बार बार आप विभिन्न रूपों में ना लिखें। देखिए, ये हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं अपने अनुच्छेद में भी, निबंध में भी, डायरी में भी, रिपोर्ट में भी, विज्ञापन में भी। तो इसको रिपीट नहीं करना, किसी एक बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। सटीक शीर्षक हो, एक शीर्षक भी आपका रिपोर्ट में होना जरूरी है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? बीते हुए समय के विशेष अनुभवों को संक्षिप्त संग्रह करना है, ताकि किसी तरह की भूल या भ्रम न हो पाए। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य को हम चर्चा करते हैं जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हो। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा, पुरानी बातें ही रिपोर्ट का अर्थ होता है, पुरानी या अभी की बातें। तो हमें किस प्रकार से अपनी अनुभवों को शेयर करना है, बातें करनी है, वो आपका वही है आपका रिपोर्ट, लेकिन सुसंबद्ध तरीके से, अच्छे सुनियोजित तरीके से। अब एक नमूना देख लें दोस्तों। आदर्श प्रतिवेदन का नमूना या रिपोर्ट का नमूना है दोस्तों, ये हमेशा आपका या तो ये आपका डेट के साथ होता ही है, लेकिन ये इस प्रकार से पैराज में ही होता है, इसमें भी पैरा चेंज नहीं होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन। अब ये या तो पास्ट की घटना भी हो सकती है, या तो प्रेजेंट का भी हो सकता है। हमने डेट के साथ यहाँ पर दिया है दोस्तों, आप जरूर देखें इसे। 17 अप्रैल 2009 को हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। पूरे विद्यालय भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। देखिए, अच्छी वर्ड्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं तो छोटे बच्चों का कार्यक्रम 2 बजे दिन से ही आरंभ हो चुका था, किंतु मुख्य कार्यक्रम संध्या 5 बजे से शुरू हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वाल्मीकि बाबू ने अपने भाषण में इस विद्यालय की कार्य पद्धतियों की जोरदार सराहना की। प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने शिक्षा के ध्येय और अभिभावकों के कर्तव्यों पर बड़ा ही प्रेरक भाषण दिया। सभी कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय स्थानों पर आए बच्चों, विभिन्न खेलों में विजेता एवं विजेता टीमों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें शरद, मनीष, पूजा, शिंपी, आरती, ऋचा, कोमल, निशांत आदि छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। लगभग 10 दिन तक पूरे क्षेत्र में इस वार्षिकोत्सव की चर्चा होती रही। कितने अच्छे वे में दोस्तों ये रिपोर्ट लिखी गई और पूरी की पूरी घटना आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई। तो ये होता है दोस्तों रिपोर्ट, जिसे आपको अच्छे सटीक शब्दों में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, और क्रमबद्ध वे में जो घटनाएं हुई, जो घटना घटित हुई इस वार्षिकोत्सव में, अच्छी घटनाएं, इसमें बुरी भी आती हैं, आप जानते हैं, उन सारी चीज़ों को सुसंबद्ध तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट में पेश कर दी गई। तो ये था दोस्तों हमारा डायरी, विज्ञापन और रिपोर्ट लेखन। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, उसे दोबारा आप इसको रिप्ले कीजिए, दोबारा समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।